नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने सब्जेक्ट जो डिस्कशन करना शुरू किया था वो फार्मेसी प्रैक्टिस था, जो कि हमारे 7 सेमेस्टर में मेंशन किया गया है ना। तो हमने इसमें 2 वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो गया था, लेकिन हाँ फुल्ली कवर्ड थे उसमें। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे में है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन 2 टॉपिक से भी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका क्लियर रहना चाहिए, है ना। एक भी क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए पेपर में। आज का जो ये तीसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट 3, वो रहेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। आपने ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये फार्माकोलॉजी में, मेडिसिनल में, ये सब थोड़ा शब्द आपने सुना भी है और पढ़ा भी है प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है हम फार्मेसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेस्ट होते हैं, दवाइयों से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हमको ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ना भी ज़रूरी है इस सिलेबस में, है ना। चलिए तो देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, कैसे है। इसमें देखिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ तक क्लासिफिकेशन, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इडियोसिंक्रेसी, एलर्जी ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉल ऑफ ड्रग। ये छोटे छोटे 5-6 टर्म्स हैं जो कि 5-6 पेज के नोट्स हैं, उसमें प्रॉपर ये लिखे गए हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो रहेगा, चौथा पार्ट वीडियो लेक्चर का, वो आएगा ड्रग इंटरेक्शन। तो बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा से और चलिए शुरू करते हैं। ओके ब्रदर, कापी पेन वगैरह लेके आप बैठ जाइए, मैं बार बार कहता हूँ, ताकि आप एक आध शब्द ये लिखते रहें, चीज़ें जानते रहें, थोड़ा बहुत रिवाइज होते रहेगा। तो देखते हैं यूनिट 1 पार्ट सी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो लिखा है एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन काज्ड बाय टेकिंग मेडिकेशन। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल जो हमें चाहिए और प्रतिकूल मतलब जो हमें नहीं चाहिए, है ना। उल्टा हो रहा है कुछ चीज़ें, तो कुछ खराब सी चीज़ें हो रही हैं, कुछ उल्टा हो रहा है दवाई लेने से, कुछ अनवांटेड रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोल देते हैं नॉर्मली। आप जानते हैं, लेकिन प्रॉपरली हमको थोड़ा सा लिखने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है ना, तो ये करते हैं, ठीक है। तो An adverse drug reaction can be defined as harmful or unpleasant reaction caused by taking medication। ये इसको हम परिभाषित कर सकते हैं हार्मफुल नुकसानदायक, या अनप्लीजेंट जो हमें नहीं चाहिए, अनावश्यक, या फिर हमारे लिए जो सुखदायी नहीं होता है। ऐसे रिएक्शंस जब होते हैं तो उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कह देते हैं जब हम दवाई लेते हैं, है ना। ऐसे रिएक्शंस जो नुकसानदायक हो या फिर हमें जो अच्छा ना लगे दवाई लेने पे, उसी को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहते हैं। ओके, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें। एडवर्स इफेक्ट यूजुअली प्रेडिक्ट हैजर्ड्स फ्रॉम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वारंट प्रिवेंशन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और अल्टरेशन ऑफ द डोजेज रेजिमेन। एडवर्स इफेक्ट जो है ये अधिकतर प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी किया जाता है, कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये भविष्य में होने वाले दवाइयों के नुकसान से, हैजर्ड मतलब नुकसान, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इस दवाई को लेने से, या इसको रोका जा सके इलाज करते वक्त की दिक्कत ना हो, तो उसी को हम डोजेज रेजिमेन वगैरह ये सब करते हैं प्रॉपरली, कि ताकि ये सब ठीक हो जाए, है ना। डोजेज में कुछ बदलाव करेंगे, कुछ चीज़ें अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, और टाइमली कितने ड्यूरेशन तक लिए एक्शन दे रहा है, ये सब चीज़ें हम फिक्स करेंगे ना। तो वही बोल रहा है कि भविष्य में अनुमान लगाया था कि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम पढ़ते हैं और सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ब्रदर। काज देखते हैं, काज क्या हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन, कंबाइंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब 2 दवाइयों को एक साथ दिया जाए तो उसके वजह से इंटरेक्शन होने की वजह से, रिएक्शंस होने की वजह से ये नुकसानदायक प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है ना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसे बोल रहे हैं। हेपेटिक फंक्शन डिस्टर्ब्ड एक्सेट्रा। अगर हमारे लीवर की फंक्शन, हेपेटिक मतलब लीवर, आप जानते हैं, है ना। लीवर की फंक्शन वगैरह अगर डिस्टर्ब्ड हो गए हैं तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि लीवर से ढेर सारी एंजाइम्स निकलते हैं, जिसे माइक्रोजोमल एंजाइम्स भी बोलते हैं, है ना। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो प्रॉपर ड्रग जो है काम नहीं कर पाएगी, तो वो उस एंजाइम के अब्सेंस में या
एंजाइम की ज़्यादा मात्रा निकलने से या कम मात्रा निकलने से हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है। आगे क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, थोड़ी सी बात कर लेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। तो लिखा है फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लिखा है पहला हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा लिखा है फोटो सेंसिटिविटी, म्यूटेजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, पांचवा है टेरेटोजेनिसिटी, इडियोसिंक्रेसी, साइटोटॉक्सिसिटी। छोटी छोटी टर्म्स हैं ये, आपने कोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है ना। देख लीजिए हाइपर सेंसिटिविटी, जब हमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो जाए कोई भी दवाई लेने से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगी हमारी बॉडी, जैसे एक अस्थमा का कंडीशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है हमारे इम्यून सिस्टम का, है ना। फोटोजेनिसिटी, धूप वगैरह से हमें दिक्कतें होने लगी, दवाई खाएं और धूप में निकल जाए तो पता चले रेडनेस हो जाए, खुजली होने लगे, दिक्कत होने लगे, ये फोटो सेंसिटिविटी है। म्यूटेजेनिसिटी, हम म्यूटेशन जो बोलते हैं, सडन चेंज इन जीन एक्सप्रेशन या फिर क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए, है ना। डीएनए वगैरह में जब ड्रग खाने से डीएनए वगैरह में चेंजेस आने लगे तो उसे म्यूटेजेनिसिटी बोल देते हैं, ये भी एक एडवर्स रिएक्शंस है। कार्सिनोजेनिसिटी, यानी कि ड्रग के लेने की वजह से हमें कैंसरस रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कैंसरस परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो कार्सिनोजेनिसिटी बोल देते हैं। टेरेटोजेनिसिटी ऐसी कंडीशन है जब दवाइयाँ लेते हैं तो फीमेल के, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूट्रस में कोई दिक्कत होने लगे, उसके फीटस पे दिक्कत होने लगे, जो बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान पल रहा है, तो उसे टेरेटोजेनिसिटी बोल देते हैं भैया। इडियोसिंक्रेसी, आप जानते ही हैं एक रेयर कंडीशन है इडियोसिंक्रेसी, ये पढ़ना भी है आपको, अभी देखा था हम लोगों ने सिलेबस में। इडियोसिंक्रेसी, देखिए इडियोसिंक्रेसी ये पढ़ना भी है ना, तो अभी डिफाइन कर लेंगे इसको प्रॉपरली। फिर साइटोटॉक्सिसिटी, ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसा रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में दवाई को लेने पे कि हमारी सेल्स जो है डेथ करने लगते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी, सेल्स को दुष्प्रभाव होने लगे। समझ के बाद, तो चलिए अब देख लेते हैं यहीं पे एडवर्स इवेंट्स। आप ये डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, जानना जरूरी है ना, बेसिक। एडवर्स इवेंट्स, एन एडवर्स इवेंट इज अ हार्मफुल एंड नेगेटिव आउटकम दैट हैपन व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद टू मेडिकल केयर। एडवर्स इवेंट, एडवर्स का मतलब दुष्प्रभाव है ना, और इवेंट्स मतलब होता है घटना, एक ऐसी दुष्प्रभाव वाली घटना जिसमें बहुत नुकसानदायक या निगेटिव आउटकम जो हमें नहीं चाहिए वो मिलता है। कब? जब पेशेंट का इलाज चलता होता है या फिर पेशेंट को मेडिकली ट्रीटेबल पीरियड्स में रखा गया हो, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, अगर जैसे किसी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी आपने इसमें जान लीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा, जब कहते हैं ना किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर वो बेकार करता है, वैसे ही ऑक्सीजन की भी टॉक्सिसिटी होती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है तो उसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोल देते हैं। तो ऐसे ही कोई दुष्प्रभाव हमें जब देखने मिले मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान तो वो एडवर्स इवेंट कहलाता है। सर्जरी के दौरान, सर्जरी की जा रही है ठीक करने को, जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ है उसको ठीक करने के लिए सर्जरी की गई, राड डाला गया, और वो राड डालने से जो है भैया पता चले उस व्यक्ति में इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए कि एकदम पूरा ब्लड जो है थक्का जमने लग जाए, ये सब दिक्कत हो जाए, तो ये एडवर्स इवेंट्स हैं। समझ गए बात को आप? ओके। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जब ड्रग को दिया जाए और हार्मफुल या फिर अनवांटेड या अनप्लीजेंट रिएक्शंस देखने को मिले तो उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोल देते हैं। और एडवर्स इवेंट जब एक ऐसी अवस्था है जब हमें हार्मफुल या फिर निगेटिव आउटकम मिले जब पेशेंट का इलाज चलता हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं आपके टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन चला था अब तक, क्लासिफिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है ना, ये देखिए पूरी टॉपिक्स हमने कवर किया, कितने, एक पेज आपने पढ़ चुका, तो इधर 3 4 5 6 7 पेज में कवर, फिर अगला आ जाएगा टॉपिक। तो बस 5-5 मिनट एक पेज पे लगेगा, तो 30 से 35 मिनट आपके लगेंगे। और ये वीडियोस जो है लाइक से सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर दीजिए, अपने क्लासमेट को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है भैया। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को वर्गीकृत कर सकते हैं डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि बाय द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अल्फ़ाबेटिकल मतलब वही ABCD EFGH है ना। चलिए तो उस मतलब पहले A वाला एडवर्स इफेक्ट रहेगा, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, ऐसे नेमली रखा गया है, तो वो इसी को बोल रहा है। तो जैसे कि देखते हैं आगे अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार, यहाँ पे टाइप है, नेम ऑफ इफेक्ट है, डिफिनीशन है, एग्जाम्पल्स हैं, इसको प्रॉपरली हम देखते हैं। टाइप्स में है टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E। देखिए वही है ना अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो टाइप ए में है
एगुमेंटेड इफेक्ट्स, एगुमेंटेड इफेक्ट्स। अब इसका मीन क्या है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनीशन के तौर पे जो लिखा है। अकर फ्रॉम द फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एंड आर डोज रिलेटेड प्रेडिक्टेबल। ये जब दवाई बनाई जाती है ना तो भी प्रेडिक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि ये होगा क्या, ड्रग जब दिया जाएगा ना तो उससे संबंधित डोज, खुराक की वजह से कम ज़्यादा, इसके वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो उसी को एगुमेंटेड इफेक्ट्स बोल देते हैं। समझ गए बात। एगुमेंटेड इफेक्ट का मीन है कि इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन विच द शो और ऑब्जर्व इट्स अकर बाय द डोज रिलेटेड फैक्टर्स। ओके ब्रदर, जैसे कि देखिए आप, हाइपोग्लाइसीमिया काज्ड बाय इंसुलिन इंजेक्शन। आपने इंसुलिन के बारे में जाना है, पढ़ा है। इंसुलिन जो है एक ऐसी केमिकल्स है, एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, निकलते हैं, तो इसकी वजह से हमारा शुगर लेवल जो है मेंटेन रहता है। जो हम खाते पीते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें सिंपलर या कम्प्लेक्स फॉर्म में शुगर का एक रूप होते हैं, ठीक है ना। तो उसको जब हाइपोग्लाइसेमिक हम इंजेक्शन दे रहे हैं, सॉरी इंसुलिन का इंजेक्शन जब दे रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है। हाइपो मतलब शुगर की लेवल कम हो जा रही है, यानी कि डोज इतना ज़्यादा हुआ या डोज जो है इम्बैलेंस हुआ जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गई। तो वही तो बात हो रही है कि एक ऐसी अवस्था है एगुमेंटेड इफेक्ट जिसमें डोज रिलेटेड फैक्टर की वजह से हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है ना। समझिए बात, इंजेक्शन देने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है, शुगर की लेवल कम हो जा रही है। शुगर की लेवल कम भी होगी तो भी आपको चक्कर वगैरह आने लगेंगे, आप सुस्ती महसूस करेंगे, ये सब दिक्कत होगी। दूसरा एग्जांपल उसी में है, हीमोरेज काज्ड बाय एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि जो थक्का ना जमने वाली दवाई हैं उसको देने से पेशेंट में हीमोरेज देखने को मिल जाए, यानी कि उसका खून रुके ही ना जब बहना स्टार्ट होगा चोट लगने पे, चाहे जिस भी कारण से। समझ गए बात को। तो ये हो गया डोज वजह से, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी, टाइप बी, जिसे बिजरे इफेक्ट बोलते हैं या फिर बाइजरे आप बोल सकते हैं, बाइजरे इफेक्ट्स, है ना। इसमें क्या होता है, अकर्स अनप्रेडिक्टेबल, इसे अनुमान नहीं लगाया जाता है, ये ऐसे ही बस हो गया तो हो गया, मतलब इतना कुछ पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है हमें, है ना, ठीक है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। हैव अ हाई रेट ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। देखिए बाइजरे जो इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट्स रिएक्शंस हैं, ड्रग रिएक्शंस हैं, इसमें क्या होता है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें। लेकिन होता क्या है, दिक्कतें क्या है, देखिए हाई रेट ऑफ मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। बीमारी का मतलब है कि व्यक्ति जो यूज़ करेगा उसमें ढेर सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगे। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर भी इस रिएक्शन या इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से बढ़ सकता है, मोर्टेलिटी। समझ गए बात। जैसे कि एनाफाइलेक्सिस काज्ड बाय पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इसको लेने से कभी कभी शरीर में होता क्या है, एनाफाइलेक्सिस शॉक लग जाता है। एनाफाइलेक्सिस शॉक का मतलब है कि आपकी बीपी गिरने लगेगी, आपको आँखों से पानी आने लगेगा, छींक आने लगेगी, रनी नोज हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा आपके शरीर का। ये सब दिक्कतें जब होने लगे तो उसे एनाफाइलेक्सिस शॉक बोल देते हैं, यानी पूरी सिस्टम ही शरीर की कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। समझिए बात को। पेनिसिलिन के लेने से ये हो सकता है, तो ये इफेक्टिव तो है ना भैया, घातक भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये सब चीज़ें बाइजरी इफेक्ट में आता है। नेक्रोसिस काज्ड बाय हैलोथेन। हैलोथेन एक क्या है, एनेस्थीसिया है। हैलोथेन एक एनेस्थीसिया है जिसको यूज करने से नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। तो देखिए ये बाइजरी इफेक्ट्स में कितने घातक हैं भैया, समझ गए बात। तो तीसरा टाइप आता है टाइप सी, क्रोनिक इफेक्ट, लंबे समय से दिक्कत होने वाली जो चीज़ें हैं। तो अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट एंड नॉट विथ सिंगल डोजेज। ये होता क्या है, जब लंबी समय तक ट्रीटमेंट चलती है तब ये होने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं कि एक खुराक खाए तो दिक्कत होगी तुरंत एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऐसा नहीं होता। क्रोनिक इफेक्ट में यानी कि लंबे समय तक जो दवाइयाँ खाता रहता है व्यक्ति तो हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि लिखा है इट्रोजेनिक क्रसिंग सिंड्रोम विद प्रेडनिसोलोन, ठीक है ना, इट्रोजेनिक क्रसिंग सिंड्रोम विद प्रेडनिसोलोन। ये प्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉइड है लेने की वजह से इट्रोजेनिक क्रसिंग सिंड्रोम्स ये देखने को मिल सकता है। आपका शरीर में दर्द, ब्लू हो जाना, ये सब चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, क्रसिंग सिंड्रोम, ठीक है भाई। और कैंसरस कंडीशन भी है, इसमें कैंसर्स भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। दूसरा लिखा है कोलोनिक डिसफंक्शन बाय लैक्सेटिव। कोलोनिक यानी कि आंत में डिसफंक्शन हो सकता है लंबे समय तक लैक्सेटिव लेने से। लैक्सेटिव यानी कि जो पेट साफ करने वाली दवाई होती है, आपने पढ़ा है ना, हमने कोलोजी में भी पढ़ा है,
और उसमें भी यूज़ हुआ था वर्ड ये, कोगनोसी में भी यूज हुआ है, ठीक है ना। कोलोनिक डिस्फंक्शन यानी कि लंबे समय तक रोज रोज दवाई खाने से जो पेट साफ करने वाली है, ऐसा हो सकता है कि आपको इफेक्ट दिखने लगे, पेट बिना इसके लिए साफ ही ना हो, फिर भी पेट में सूजन होने लगे, दिक्कत होने लगे। समझ गई बात। चलिए तीसरा टाइप है डी, टाइप डी, डिलेड इफेक्ट्स, लेट जो हमें प्रभाव दिखे, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऐसा है जो लेट हमें प्रभाव दिखाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन सोन इन द पेशेंट देमसेल्फ ईयर आफ्टर ट्रीटमेंट, ये इफेक्ट हमें दिख सकता है ट्रीटमेंट के सालों साल बाद भी जी, सालों साल बाद हमें दिक्कत दिख सकती है दवाई को यूज करने की वजह से। जैसे कि सेकेंडरी कैंसर इन पेशेंट रिलेटेड विद एल्कलाइटिंग एजेंट फॉर हॉडकिंस डिजीज। अच्छा, एल्कलाइटिंग एजेंट को जब यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एल्कलाइटिंग एजेंट होती है जो कैंसर को ठीक करने की दवाइयाँ होती है, तो सेकेंडरी हमें कैंसर देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी का मतलब एक बार तो इलाज किया ठीक है, फिर कुछ दिन बाद ऐसा हमें उन्हीं दवाइयों का साइड इफेक्ट दिखने लगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखने लगे कि भैया फिर से उनको बीमारी होने लगे, हॉडकिंस डिजीजेज और कैंसर्स ये सब फिर से होने लगे, है ना। देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है कार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना इन daughters of human who took diethyl stilbestrol during pregnancy। डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल ये एक दवा है जो कि कंट्रासेप्टिव की तरह यूज़ होता है, यानी कि गर्भ निरोधक दवाई की तरह। जैसे महिलाएं प्रेगनेंसी हुई उनको और उन्होंने ये दवाई ली, उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी जो है खराब हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, है ना। तो इसको बार बार लेने की वजह से ना होता क्या है, जब आप महिला कभी भी डिलीवरी करती है बच्चे, तो बच्ची को, मेनली बच्ची को कार्सिनोमा होने का यानी कि कैंसर होने की चांस रहेगी, वेजाइनल कैंसर, वेजाइना इन डॉटर। समझ रहे बात। तो ये दिक्कत है। डिलेड यानी कि आपने, जैसे अब महिला है कोई, मान लीजिए उससे दिक्कत हुई, भाई ठीक है, अपना अपना सबका चॉइस है। कोई 25 साल का है, उसकी भाई वो नहीं प्रेगनेंसी चाहता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हुआ है तो 2-4-10 बार ऐसे दवाई खाया, इसको यूज किया कंटिन्यूसली, तो हो सकता है जब वो 25 के हो और प्रेग्नेंट हो और बेबी को बर्थ करे, डिलीवरी करे, तो हो सकता है ऐसा रेयरली चांसेस कि बच्ची को जो है वेजाइना में कैंसर देखने को मिल सकता है। समझ गए बात आप। ठीक है भैया, तो दवाई का नुकसान तो है भैया, ये तो है ना। अब टाइप ई है इंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। इंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स यानी कि दवाई जब रोक दी जा रही है, दवाई को खत्म कर दिया कि भाई अब बंद करो दवाई, तब इफेक्ट जो दिखने लगे। अकर्स व्हेन अ ड्रग इज सडनली स्टॉप्ड, दवाई जब रोक दी जा रही है अचानक से, तब क्या हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना आफ्टर बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर सडनली स्टॉप्ड। एंजाइना वही है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में पेन, ये सब दिक्कत हो सकती है आपको जब आप बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे एटनेलॉल, प्रोपेनोनॉल, ये सब दवाइयाँ आती हैं इसमें, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो चेस्ट में पेन, हार्ट के साइड में ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, पंपिंग में दिक्कत। समझ रहे बात। और दूसरा उसी में एग्जांपल है विथड्रॉल सीजर्स व्हेन एंटीकोएगुलेंट्स आर स्टॉप्ड। एंटीकोएगुलेंट, एंटी कन्वर्जन जो घबराहट वगैरह में यूज़ होती हैं दवाइयाँ, ये अगर अचानक से फिर बंद कर दी जाए ना भैया, तो झटके आने के चांसेस हो सकते हैं। सीजर यानी व्यक्ति ऐसे झटके खाएगा, इसे गिर जाएगा, है ना। देखते हैं, ये सब चीज़ें थी भैया क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। 5 टाइप के थे, ए बी सी डी ई। ए वाला था एगुमेंटेड, बी वाला था बाइजरे इफेक्ट, सी वाला था क्रोनिक इफेक्ट, डी वाला डिलेड इफेक्ट और ई वाला इंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। नाम से ही था, तो आप जनरली एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, है ना। चलिए यहीं पे थोड़ा सा और है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड एज फॉलो। इसको इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है, और अनप्रेडिक्टेबल जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कि ऐसी भी दिक्कतें हो सकती हैं दवाई को लेने से। तो देखिए प्रेडिक्टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल यानी कि दवाई को खाने से ढेर सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। मान लीजिए अब कोई खा रहा है दवाई कि भाई ब्लड जो है थक्का जम जाए, और ऐसा थक्का जम जाए कि दिक्कत होने लगे, ब्लड ही ना बहे, तो वो एक्सेसिव हो गया ना, तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सेकेंडरी यही था जो डिलेड इफेक्ट, जो जैसे दवाई लेने की वजह से ढेर सारे दिन के बाद, गुजरने के बाद जो है दिक्कत होने लगे, तो उसे सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोल देते हैं। रिबाउंड इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, इसमें जो है डिसकंटिन्यूएशन, देखिए दवाई जो है खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ऐसे दिक्कतें जब होती हैं तो फिर हमें
इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आप बोलते हैं ना, ऐसे जनरली सुना है आपने कि दवाई कंटिन्यू खाइए नहीं तो आपको सूट नहीं करेगी, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बोलते हैं ना वैसे चीज़ें। अनप्रेडिक्टेबल में है एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्सिस। एलर्जिक रिएक्शंस वही है, अनवांटेड रिएक्शंस जब हमें देखने को मिले एलर्जिक में, ये इरिवर्सिबल टाइप के होते भी हैं, ठीक भी हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। एनाफाइलेक्सिस अभी बताया था, जिसमें सब चीज़ें सिस्टम लगभग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें। इडियोसिंक्रेसी जो रेयरली जो है होता है, तो इसको आपने अभी पढ़ा भी है बहुत बार और आगे देखेंगे भी, क्योंकि अगला टॉपिक यहाँ पे है एलर्जिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेसी, देखिए है ना भैया, इडियोसिंक्रेसी, ठीक है, तो अभी देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट, जेनेटिकली ये भी देखिए अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप कैसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई 10 लोग हैं, चंदू, मन्नू, है ना, ये सब लोग ऐसे ढेर सारे हैं, मोहन, कोई भी है, प्रिया, सुप्रिया, ऐसे कुछ भी जो भी है नाम अलग अलग हो सकता है ना भाई। तो उनको अब दवाई देंगे तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि अरे इनको तो लग रहा है जेनेटिकली दिक्कत है क्या, आप नहीं बोल सकते ना। तो ये भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये खाने होने से ही दवा को फिर पता चलता है कि अरे भैया इनको तो दिक्कत है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा रहेगा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं क्या है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए इतना सा टॉपिक है, आपको आधे पेज का दिख रहा होगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखते हैं, एक्सेसिव का मतलब होता है ज़्यादा, फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि दवाई का इफेक्ट देखना, दवाई कैसे क्या काम कर रहा है, यही तो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ड्रग एक्शन, स्टडी ऑफ ड्रग, है ना। तो देखिए लिखा क्या है, द एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ए ड्रग में प्रोड्यूस लीड टू द मोस्ट कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है दवाई का, ये बहुत ही कॉमन सामान्य एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट लिखा है उसमें, देखिए सीएनएस डिप्रेसेंट, हाइपोग्लाइसेमिक, कार्डियो एक्टिव एजेंट एंड हाइपोटेंसिव एजेंट कैन गिव राइज टू सच रिएक्शंस। जैसे कि सीएनएस डिप्रेसेंट, आप अल्प्राजोलम, एल्फ्राक्स ये सब खाते हैं ना दवाई, कि थोड़ा सा सीएनएस डिप्रेस हो जाए, सो जाए वगैरह वगैरह, तो ये दिक्कत कर सकती हैं, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक, जो बढ़ी हुई शुगर लेवल को कम करें उसे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं, तो इसको खाने से दिक्कतें ये देखने को मिल सकती हैं। कार्डियो एक्टिव एजेंट, यानी कि बीपी अगर लो है या फिर हार्ट बीट वगैरह स्लो है तो जो दवाई दी जाती है तो उसे कार्डियो एक्टिव एजेंट बोलते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है ना। हाइपोटेंसिव एजेंट, जो बीपी को घटाने की दवाइयाँ हैं, इनके वजह से ये रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। समझ के बाद चलिए भैया, तीसरा पॉइंट में लिखा है दीज रिएक्शंस डेवलप इन ऑल पेशेंट व्हेन एनी ड्रग इज गिवन इन एक्सेसिव या लार्ज या मोर डोजेस। ठीक है ना, ये रिएक्शंस तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति विशेष जो भी है पेशेंट है उसको ज़्यादा मात्रा में अधिक खुराक दी जाती है, तब एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तभी देखने को मिलती है जब व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में, है ना, डोज खुराक दे दी जाए तो उसे ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और करके लिखा है द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवर डोजेज और प्रोलॉन्ग्ड यूज, या इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा परिणाम है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब दवाई का ओवरडोज हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलाया गया हो, तब ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये कि दवाई का जब ज़्यादा डोज हो जाए या ज़्यादा लंबे समय से चलाया जा रहा है तो उसी को हम एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है ब्रदर, एग्जाम्पल में लिखा है ब्रेडिकार्डिया इन पेशेंट एडमिनिस्टरिंग डिजॉक्सिन इन एक्सेसिव डोजेस। डिजॉक्सिन ये है ना आइनोट्रॉपिक ड्रग है, आयंस की काम को बढ़ा देती हैं। आपने इकोलॉजी में पढ़ा है भैया 5th सेमेस्टर में, मुझे याद है भली बात, ठीक है ना, तो आपको भी याद ही होगा। तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकीकार्डिया, ब्रेडी में होता है लो करना और ट्रेकी में होता है ज़्यादा करना। तो ज़्यादा दवाई जब डिजॉक्सिन खिलाया जा सकता है पेशेंट को, अगर दिया जा रहा है तो उसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, बीपी उसकी लो हो सकती है। एंटीकोएगुलेंट्स वारफेरिन अकर्स एक्सेसिव सीवियर ब्लीडिंग। वारफेरिन जो है एंटीकोएगुलेंट्स है, एंटीकोएगुलेंट्स जो थक्का नहीं जमने देता है हमारे खून का। जैसे भी अगर यहाँ पे कुछ कट हुआ हमारे, तो जाहिर सी बात है फेनोमिना है कि 2 से 4 मिनट 8 मिनट तक में ये लगभग मतलब 5 से 6 मिनट माना जाता है, तो उसमें ये थक्का जम जाएगा। लेकिन ऐसी हो सकती है कि एंटीकोएगुलेंट लेने की वजह से बार बार कि ब्लीडिंग रुके ही ना, थक्का जमे ही ना। तो ये है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। आपने समझ लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखते हैं भैया, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। सेकेंडरी वही जो दवाई को लेने के बाद लेट बहुत दिन बाद तो दोबारा ऐसा होने के चांसेस हो जाए, उसी को सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि लिखा है, इट मीन्स बाय वन ड्रग सेकेंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रिएक्शन आर शोन अदर देन डिजायर्ड इफेक्ट्स। यानी कि हम जैसा सोचे थे, दवाई को यूज कर रहे थे कि ये 2-4-10 दिन में ठीक कर देगा, और हम गलत थे कि ये दूसरी रिएक्शंस देने लगे, है ना। सोन अदर देन डिजायर्ड इफेक्ट्स, जैसा हमने सोचा था वैसा ना होके अलग ही रिएक्शन दिखने लगे, तो उसी को सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है भैया, आवाज़ वगैरह आप लोगों को क्लियर आ रही है ना भाई? क्योंकि एक वीडियो में मैंने अभी देखा थोड़ी सी खड़खड़ाहट सी आ गई थी, तो आप ज़रूर मैसेज वगैरह कर दिया करिए कि दिक्कतें हो रही हैं, है ना। हम इम्प्रूव करेंगे भैया, क्योंकि काम करना और अच्छे से करना दो अलग अलग चीज़ें, तो अच्छे से ही करना है ना, क्यों? देखिए लिखा है दूसरे पॉइंट में, एलॉन्ग विथ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ए ड्रग आल्सो प्रोड्यूस एडवर्स और बेनिफिशियल सेकेंडरी इफेक्ट्स। अब ये भी हो सकता है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है हमें ड्रग का ऐसा भी दिख सकता है, या तो एडवर्स हो सकता है या फिर बेनिफिशियल सेकेंडरी इफेक्ट, यानी कि प्रतिकूल जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, और कभी कभी फायदेमंद भी दिख सकता है हमें इफेक्ट। समझ के बाद ओके। उसके बाद लिखा है, एवरी ड्रग हैज़ मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक्सेप्ट दैट ऑफ द डिजायर्ड वन एंड अदर सेकेंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है ना, एक जो है डिजायर्ड हो सकता है और दूसरा जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं भी हो सकता है ना, अदर सेकेंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। समझ के बाद कि सभी जो दवाइयाँ होती हैं ना, उनमें ढेर सारी इफेक्ट्स देने की क्षमता रहती है कहीं ना कहीं। तो एक तो आपका डिजायर्ड होगा, जो आपने ये मान के चला है कि ये दवाई इसीलिए बना है, और दूसरा जो है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, जो कि फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल है डाइफेनहाइड्रामीन, ये इज एन हिस्टामिनिक ड्रग है, ये एलर्जी को कम करने की दवाई दी जाती है, एलर्जी वगैरह खुजली वगैरह दिक्कत हो रही है तो। दैट प्रोड्यूस सेडेशन एज अ सेकेंडरी इफेक्ट दस इज यूज फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। इसका देखिए सेकेंडरी इफेक्ट ये भी है ना, ये एलर्जी को तो कम करता है, जाहिर सी बात है ना। एविल नाम से भी आता है मार्केट में, एविल बहुत सस्ता मिलता है ना। लेकिन ये दूसरा इफेक्ट भी देता है क्या, स्लीपिंग, यानी कि सोने की जो प्रतिक्रिया, सोने की टेंडेंसी है, जो हम लोग नींद आती है उसको बढ़ा देता है थोड़ा सा, तो ये सेकेंडरी है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक दैट कैन काज टू एडवर्स सेकेंडरी इफेक्ट दैट इज कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। देखिए मॉर्फिन जो है ये ओपियाइड एनाल्जेसिक है, दर्द जब बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो मॉर्फिन आप खा सकते हैं, लेकिन इसका दो सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट्स है। एक तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज बना सकता है, और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने की दर को कम कर सकता है, यानी कि फेफड़े के काम को भी थोड़ा सा बाधित कर सकता है। समझ गए बात? तो यही देखिए यहाँ पे फायदे वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं स्लीप को बढ़ा रहे तो ठीक है, सोने तो बंदे को और क्या, और यहाँ पे लेकिन नुकसानदायक भी है। इडियोसिंक्रेसी, अब आते हैं बात इडियोसिंक्रेसी की, देखते हैं। एक रेयर रिएक्शंस होते हैं, देखते हैं क्या है इसमें चीज़ें। Idiosyncrasy is a genetical problem reaction which found rarely in any person or population in which none relation to pharmacological effect are seen. Idiosyncrasy एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिकी है कि भाई हो किसी भी व्यक्ति में हो भी सकता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि क्या दिक्कत है मुझे, क्या नहीं है, या फिर अगले व्यक्ति को जेनेटिकली आप नहीं जानते। रिएक्शन है विच फाउंड रेयरली, बहुत से लोगों में, एकाक लोगों में पाया जाएगा, जैसे 1000 में एकाक लोगों को हो सकता है ऐसी चीज़ें पाई जाए। इन एनी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या में बहुत ही रेयरली, बहुत कम लोगों को, गिने चुने लोगों को ये दिक्कत हो सकती है। इन विच नन रिलेशन टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर सीन, जिसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि जैसा प्रेडिक्शन किया रहता है वैसा कुछ नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल ये भी है इडियोसिंक्रेसी। और करके लिखा है, इडियोसिंक्रेसी एडवर्स रिएक्शन आर लेस कॉमन than pharmacological adverse reaction but sometime they may become serious and lead to many death. ओके, इडियोसिंक्रेसी जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि बहुत अनकॉमन टाइप का है, मतलब असामान्य है कि लोगों में दिखता ही नहीं है कहीं ना कहीं। देन फार्माकोलॉजिकल एडवर्स रिएक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एडवर्स रिएक्शन के कंपेयर में ये बहुत कम देखने में मिलता है, बट सम टाइम दे मे बिकम सीरियस एंड लीड टू मैनी डेथ, इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, घातक है ये। फिर लिखा है इसी में, द टर्म इडियोसिंक्रेसी इज यूज्ड फॉर अनकॉमन एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट्स। देखिए अनप्रेडिक्टेबल टाइप का ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना। इट आल्सो इंक्लूड ड्रग इंड्यूस्ड फिटल एबनॉर्मेलिटीज़, ये इसमें शामिल है कि ड्रग जो है फिटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो फिटल नवजात शिशु है जो पेट में पल रहा है उसको ये दिक्कतें हो सकती हैं, इडियोसिंक्रेसी इसके वजह से भी। समझने के बाद अगर कोई दवाई ढेर सारी खा रहे हैं तो हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हो उसको दिक्कतें होने लगें।
ऐसे इस टाइप की इडियोसिंक्रेसी, यानी कि जो किसी में नहीं दिखेगा वो उसमें दिखेगा रेयरली। काज ऑफ इडियोसिंक्रेसी, ये इसके क्या कारण है भाई, देखते हैं। लिखा है जेनेटिकल फैक्टर्स, अनुवांशिक, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग या टू द ड्रग एक्सेट्रा। इम्यून सिस्टम अगर हमारा भैया जो है, जो लड़ने वाला ही है वही घातक हो जाए हमारे लिए, तो फिर क्या कहना, किसी से अब क्या कहना। ठीक है ना, समझ गए बात। तो जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए क्राइसोप्रोडोल ओपियाइड एनाल्जेसिक है, जो सीवियर मतलब ज़्यादा दर्द है तो उसमें दिया जा सकता है क्राइसोप्रोडोल। गिव इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस सच एज टेम्प्रोरी विजन लॉस, इसके वजह से देखिए टेम्प्रोरी विजन लॉस हो सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए हमें आंखों से दिखाई देना बंद हो सकता है। इसका इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है, यानी कि ऐसा हो सकता है 1000 में लाख लोगों में एक आध लोगों को ऐसा देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा ये प्रेडिक्टेबल नहीं है भैया कि ये दवाई खाने से विजन लॉस होगा। समझ के बाद, तो ये इडियोसिंक्रेटिक बहुत घातक चीज़ है। यूज़ हाई डोज ऑफ स्टिलबेस्ट्रॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी बात हुई थी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। स्टिलबेस्ट्रॉल क्या है, कंट्रासेप्टिव ड्रग है, प्रेगनेंसी से बचाव के लिए जो महिलाएं यूज़ करती हैं। अकर्स वेजाइनल एडिनो कार्सिनोमा, यानी कि वेजाइनल कार्सिनोमा हो सकता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपने इडियोसिंक्रेसी देख लिया। अब आता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, अगला टॉपिक है इसी में, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। देखिए, और 1 पेज 2 पेज 3 पेज बचा हुआ है, तो ख़त्म करते हैं इसको। तो बने रहिए आप अपने चैनल पीसी फार्मा से। ठीक है, देखते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में क्या है भाई। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन आर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे होता है ना, किसी को धीरे ही बोलो तो आराम से एकदम लिख ले रहा है, और कोई उतना ही धीरे बोलो किसी को दिक्कत होने लग रही है। समझ रहे बात, हाइपर सेंसिटिविटी। तो ऐसे कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कोई दवाई खा रहा है तो वो 10 लोग खा रहे हैं, नॉर्मल है एकदम, लेकिन 11वां व्यक्ति खा रहा है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी, उसी दवाई को खाने की वजह से तरह तरह के रिएक्शंस होने लगे शरीर में, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शंस कहलाते हैं। आपने सुना भी होगा बैगन खाने से मुझे एलर्जी है, टमाटर खाने से, ऐसे है भाई, दिक्कत है तो क्या कर सकता है व्यक्ति। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो बहुत ही कॉमन है, ये नॉर्मली लोगों को देखने में मिलता है। द ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ ड्रग एलर्जी इज रिपोर्टेड टू बी बिटवीन 2 to 25%, यानी कि 100 में से लगभग 2 से 25 लोगों तक ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, है ना। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या देखने को मिलता है एलर्जिक रिएक्शंस में, देखते हैं। देयर इज नो कोरिलेशन विद द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, इसमें भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि हमने खाया दवाई पेट दर्द ठीक करने का, हो सकता है लूज मोशन होने लगे इसको खाने के बाद, तो ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है ये भी, है ना। दिस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये इसका एक फ़ायदा है कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि आपको दिक्कतें होंगी, पेट लूज मोशन ये सब कुछ दिक्कतें होने लगेंगी, लेकिन फिर ठीक भी हो जाएंगी, दैट्स इट, है ना। तो द एलर्जिक रिएक्शन अकर्स इन माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट, ये बहुत से कम लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस मेनली टारगेट द स्किन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, ब्लड वेजल्स एक्सेट्रा। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन जो है ये मुख्य रूप से चमड़ी पे, यानी कि खुजली वगैरह, चकत्ते, रेडनेस वगैरह देखने को मिल सकता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब सूजन वगैरह, सांस लेने में दिक्कत, जीआईटी में सूजन, पेट ओट में, हाथ में सूजन, ब्लड या ब्लड वेजल्स में दिक्कतें हो सकती हैं, थक्का जमने लगे, चाहे ऐसा कुछ खुजली या फिर जलन सा ऐसा होने लग सकता है। ब्लड वेजल्स यानी कि हाई लो बीपी वगैरह हो सकता है। ठीक है ना ब्रदर। तो देखते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस में क्या क्या लिखा है, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और एग्जाम्पल ऑफ ड्रग। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को अचानक से जब हो जाए, जैसे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्लिनिकली लोगों ने, मतलब जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या उस समय हो सकता है दिक्कत। एनाफाइलेक्सिस, जिसमें सभी सिस्टम हमारे हार्ट, लंग्स ये सब डिस्टर्ब हो जाए, अंग जो है पूरे कहीं ना कहीं। ब्रांकोस्पाज्म, हमारे ब्रांकाई यानी कि फेफड़े की जो ब्रांकाई है, जो सांस ले जाने में मदद करती है, सांस लेने और छोड़ने में, उसमें ऐठन हो जाए। एंजियोइडिमा, जो पानी उनी भरने लगे, समझ रहे बात, है ना। उसके बाद है अर्टिकेरिया, ये सब दिक्कतें होने लगे तो उसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है पेनिसिलिन, अभी हमने पढ़ा था, पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलेक्सिस होता था एडवर्स रिएक्शन के जब टाइप पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है ना, इसके वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं। एनेस्थीसिया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, इनकी वजह से जब दिक्कतें होती हैं तो भैया ये सब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर्गत आते हैं, या फिर इन दवाइयों की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड,
कॉम्प्लेक्स यानी कि ढेर सारी जब दिक्कतें होने लगे, जैसे कि सीरम सिकनेस होगा, सीरम सिकनेस भाई ब्लड की बात हो रही है, यानी बुखार तुम्हें हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला, बीमार फील करोगे, ये सब दिक्कतें। वैस्कुलाइटिस, वेसल्स में सूजन होने लगे। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में भी सूजन वगैरह होने लगे, ठीक है ना। टिस का मतलब ये सूजन की बात हो रही है, इन्फ्लामेशन, आप ये जनरल सी चीज़ें तो आप जानते ही हैं भाई, 7th सेमेस्टर में है आप, मजाक थोड़ी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डायूरेटिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वर्जेंट्स, इन दवाइयों की वजह से कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड एलर्जी हो सकती है। डायूरेटिक्स जैसे कि फ्यूसेमाइड, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सब है। एंटी कन्वर्जेंट जो रिलैक्स करते हैं जैसे फेंटोइन वगैरह, ये सब है। एलर्जिक रिएक्शन क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी वगैरह में दी जाती है ना। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब आपका आता है 2 टॉपिक अब बचा है मस्त, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी और टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉल ऑफ ड्रग, और इसके बाद ये टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय। तो देखते हैं, खत्म करते हैं भाई। जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, इसका मतलब समझ रहे हैं, जेनेटिकली यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप से बेटा में, बेटा से मम्मी, ऐसे उसके बेटे में, ऐसे ही सब चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। तो उस टाइप की टॉक्सिसिटी से क्या दिक्कतें हैं उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पेशेंट विद स्पेशल जीनोटाइप और जेनेटिक मेकअप हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। देखिए फार्मेसी की बात हो रही है, फार्मेसी प्रैक्टिस तो हर जगह ड्रग की ही बात होगी। जैसे कोलोजी चल रहा था तो भी ड्रग की बात हो रही है ना। आपके फार्मेसी में भी, फार्मेसी में लगभग ड्रग की ही, अगर ढेर सारी सब्जेक्ट्स हैं पूरे सेमेस्टर में, हमने काउंट भी किया था इंट्रोडक्शन का, एक प्रॉपर 100% हेल्पफुल टिप्स ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया है 28 से 30 मिनट का, आपको मैं इंक्लूड कर दूंगा लिंक में, आप देख लीजिएगा उसको। तो उसमें मैंने सब कवर किया था कि अगर 28-30 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, तो उसमें से 20-18 तो दवाई का ही बस है जिक्र, है ना, प्रॉपर। तो पेशेंट जो ऐसे जीनोटाइप्स, जेनेटिक मेकअप हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं जीनोटाइप्स यानी जेनेटिक दिक्कतें जो हैं, इनकी मेकअप जेनेटिक ऐसी बनावट है जो ड्रग के टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ड्रग खाएंगे और उनमें दिक्कत होनी ही रहेगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखा है, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी ओनली अकर सम सिलेक्टिव इंडिविजुअल विच इज जेनेटिकली कंडीशनिंग मेकअप टू इंक्रीज रिस्क रिलेटेड टू ड्रग टॉक्सिसिटी। इसका मतलब है कि कुछ ये जो इस प्रकार की टॉक्सिसिटी है, नुकसान जो होता है दवाई से, वो सिर्फ कुछ लोगों में ही, इंडिविजुअल मतलब पर्सन्स, व्यक्ति, कुछ ही व्यक्ति में देखने को मिलता है जो कि जेनेटिकली कंडीशनड होते हैं, कंडीशनिंग की गए होते हैं, मेकअप उनकी शरीर में वैसे जेनेटिक्स बनावट ही होती है, तो जिसकी वजह से रिस्क या टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। समझ के बाद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी जेनेटिकली ऐसी बनावट ही होती है भैया कि उनको दवाइयों से दिक्कत होगी ही, कुछ दवाइयों से। इट रेयरली फाउंड इन एनी पर्सन इन पॉपुलेशन, ये भी बहुत कम गिने चुने लोगों में पाया जाएगा, 1000 में 1 आध लोग, लाख में 1 आध लोग में हो सकता है पूरी जनसंख्या में। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर इंडिविजुअल, ये बहुत ही घातक है व्यक्ति के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है भैया, देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल जैसे 3-4 दिया जा रहा है तो आप 1-2 याद रखिए, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। हेरिडेटरी कंडीशन ड्रग काजिंग टॉक्सिसिटी, देखिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से अनुवांशिक रूप से चली आ रही दिक्कत है और कौन सी दवाई लेने की वजह से हो रही है। तो देखिए प्रोफेरिया लिखा है, प्रोफायरिया, इट्स ए डिसऑर्डर दैट मेनली अफेक्ट द स्किन और नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है, दिक्कत है, एबनॉर्मलिटी है, जिसमें स्किन पे दिक्कतें होंगी, पतली हो जाएगी, क्षरण होने लगेगा, सूखने लगेगा, चकत्ते आने लगेंगे, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। समझ रहे हैं, किस दवाई की वजह से हो सकता है? बार्बिचुरेट, सल्फोनामाइड, ग्राइसियोफ्लुविन, टॉलबुटामाइड एक्सेट्रा, है ना, ये सब आप पढ़े हुए हैं। बार्बिचुरेट जो है ये एपिलेप्सी वगैरह में दी जाती है, नींद टाइप की दवाई है। सल्फोनामाइड किसकी दवाई है भाई? सल्फोनामाइड, ये एंटीबायोटिक आता है ना। ग्राइसियोफ्लुविन ये उसमें का था, क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन वगैरह से संबंधित है। टॉलबुटामाइड ये सब खांसी उसी संबंधित है ना। फिर आता है दूसरी, देखिए हेरिडेटरी कंडीशन है ग्लूकोमा, आँख से संबंधित दिक्कत ड्यू टू इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डैमेजिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आँखों की नर्व होती है जब डैमेज होने लगती है तो उसी को ग्लूकोमा बोल देते हैं। ये बहुत बार रिपीटेटिव ये टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किया है। ये किसकी वजह से हो सकता है? कार्टिकोस्टेरॉइड, जो हम लोग स्टेरॉइड खाते हैं कि दवाई अच्छे से जल्दी इस काम कर ले, है ना। फिर है मेथमोग्लोबिना सॉरी यार मेथमोग्लोबिनेमिया,
सॉरी मेथमोग्लोबिनेमिया, सॉरी थोड़ी सी आवाज़ निकलने में दिक्कत हो जाती है ना लगातार बोलने की वजह से। देखिए इसको क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ब्लू बेबी का मतलब है कि बच्चे में अक्सर देखने को मिलती है जिसकी पूरी हाथ पाँव पैर वगैरह नीला होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। क्यों हो सकता है भाई? फेनेस्टीन एंड सैलिसाइलेट इन सब दवाइयों की वजह से, ओपियाइड एनाल्जेसिक और एस्पिरिन इन सब दवाइयों की वजह से दिक्कतें ये हो सकती हैं, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए, तो आपने जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी पढ़ लिया, यानी कि जेनेटिकली उनके डिस्टर्बेंस होते हैं बनावट में, इसलिए ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट और बचा हुआ है, तो ये आप देख के जाइए और प्रॉपर नोट्स आपको ये जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ पूरी तरीके से ये यूनिट आपको दे दूँगा। तो इसमें 2 लेक्चर वीडियो और आएंगे और आपके वीडियो लेक्चर ये अपलोड हो जाएंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, और आप देख लीजिएगा और ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको दे दिया जाएगा, बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखते हैं टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉल ऑफ ड्रग, यानी कि ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, टॉक्सिसिटी हो रही है दवाई की वजह से, जिसमें जब दवाई अचानक से बंद कर दी जा रही है पेशेंट को, समझ रहे बात? अचानक से जब दवाई का विथड्रॉल कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि भैया आप बंद करो, हटाओ, इसे नहीं देना है, तो कौन कौन सी नुकसान हो सकती है दवाई को, वही इसमें बात हो रही है। कैसी? देखिए लिखा है, दिस टॉक्सिसिटी नोटिस्ड व्हेन ए इंडिविजुअल सडनली स्टॉप्स टेकिंग ए ड्रग दैट ही सी हैज़ बीन टेकिंग। ये एक ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसे नोटिस किया गया है, देखा गया है, जब व्यक्ति अचानक से दवाई लेना बंद कर देता है। फॉर ए लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, ए विथड्रॉल और अब्स्टिनेंस सिंड्रोम अकर्स, विथड्रॉल और अब्स्टिनेंस सिंड्रोम अकर्स, तब हमें ढेर सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि विथड्रॉल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्टार्ट अकरिंग फ्रॉम 12 to 24 आवर आफ्टर स्टॉपिंग। दवाई को, जैसे आज मैंने खाया वो दवाई, कोई भी ऐसी दवाई है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो 12 या 24 घंटे बाद दिक्कतें होना स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे कि कल। तो क्या है? आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग लास्ट फॉर सेवरल डेज, हाउ एवर दीज डिपेंड्स ऑन द डेज। ये कितने दिन तक लिया गया है, कितने दिन बंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काज दिया गया है और सिम्टम्स देख लेते हैं भाई। काज, ड्यू टू absence ऑफ ड्रग इन द बॉडी मैनी बायोरिएक्शंस अकर्स लाइक एडिक्शन, डिपेंडेंस। जैसे कि एडिक्शन हमने लत पड़ा था, और डिपेंडेंस है उसी पे निर्भर हो जाना, जैसे चाय बहुत लोगों को चाहिए ही तो चाहिए। एडिक्शन जो है जैसे लत लग जाना शराब और आपकी ये सब चीज़ें हैं। ड्यू टू absence ऑफ ड्रग इन बॉडी बायोरिएक्शंस अकर्स, ढेर सारे बायो, जैसे कि आप कोई एंजाइम्स की टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर आप नहीं खाएंगे तो हो सकता है अपच होना स्टार्ट हो जाए, पेट दर्द, ये सब चीज़ें कुछ हो सकता है, पाचन ना हो, है ना, क्योंकि उसके एब्सेंस में ढेर सारे बायोरिएक्शंस होने लगते हैं, बदलाव होने लगते हैं, दिक्कतें होने लगती हैं। सिम्टम क्या क्या है? जैसे कि ढेर सारे सिम्टम्स हैं, स्वेटिंग, पसीना आ सकता है, ट्रिमर, झटके लगना, एंजाइटी, आपको टेंशन हो जाएगा, सर दर्द वगैरह हो जाएगा, सीजर, झटके होगा, ट्रिमर से सीजर से एक ही तरह के हैं कहीं ना कहीं टर्म्स, सीजर में भी झटके लगेंगे, एकदम जैसे पूरा जैसे गिर जाएगा व्यक्ति, डायरिया, लूज मोशन हो सकता है, हेलुसिनेशन में है वही कि इसमें एज्यूमेशन होता है कि जैसे कि कोई है यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आग जल रही है, यहाँ पे पानी है, गड्ढा है, हेलुसिनेशन, है ना, ऐसी चीज़ें। डिलीरियम, सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी, ब्रेन से संबंधित बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, हंसने लगेगा, रोने लगेगा, ये सब दिक्कतें, है ना। हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, नाउजिया, मिचली आना, उल्टी जैसा होना, है ना। तो ये सब लक्षण आ सकते हैं अचानक से दवाई को रोकने की वजह से। ठीक है भाई, आप सिंपली अपने इन चीज़ों को अपने सेंटेंसेस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि सीएनएस डिप्रेसेंट, अल्कोहल, बारबिचुरेट, है ना, अल्कोहल और बारबिचुरेट्स, ये दवाइयाँ हैं, ये चीज़ें हैं जो केमिकल्स हैं या फिर जो हम यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से हमें ऐसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अल्कोहल की वजह से लोगों को देखते ही होगी, यार मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे चाहिए, गाली उली देने लगते, नहीं मुझे चाहिए, कहीं से भी ला के दो। बारबिचुरेट, सोने वाली दवाइयाँ, ये सब दिक्कतें, अगर नहीं सोने को मिलेगा उन्हें तो भी दिक्कत हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, हेडेक होगा तेजी से, ठीक है ना। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, अल्प्राजोलम, जो नींद लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, नींद लाना और शांत करना, दो अलग अलग। सेडेटिव जो है क्या, शांत फील करवाता है, और हिप्नोटिक्स जो है नींद लाती है। तो अल्प्राजोलम जब इसी को कम मात्रा में दोगे तो सेडेटिव की तरह इफेक्ट करेगा। आप पढ़ चुके हैं कोलॉजी में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। हिप्नोटिक्स कब काम करेगा ये, जब इसी की थोड़ी सी डोज बढ़ा देंगे, तो इसके वजह से अगर नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगा ना भाई, सर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएगा, एंजाइटी। हीरोइन, जो कि आप जानते हैं एक
नार्कोटिक सब्सटेंस है जिसमें मसल्स एंड बोन पेन इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। मतलब हीरोइन ना लेने की वजह से मसल्स पेन, तेज़ी से मसल्स शरीर में दर्द होगा, यानी कि समझ रहे हो क्यों लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, हीरोइन वगैरह लत लग जाती है। यही दिक्कत है कि इतनी दिक्कत होगी शरीर में कि आपको लगेगा कि ले लेंगे आराम हो जाएगा, ले लेंगे आराम हो जाएगा। तो वही ब्रेन को तो वही चाहिए ना, ब्रेन तो वही चाहता है कि आप ऐसा ही काम करिए जिससे हमारे शरीर जो पूरा ठीक ठाक चलती रहे। बोन पेन, हड्डियों में दर्द होगा। रेस्टलेसनेस, आपको आराम जैसा फील नहीं होगा, जैसे एकदम बेचैनी। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा लगेगा, गर्मी होगा। फ्लैशेस, हॉट कोल्ड फ्लैशेस ऐसे मतलब लगेंगे आपको, रेडनेस हो जाएंगे, है ना, फ्लैश करना, चमकना, ये सब दिक्कतें होंगी। डायरिया, लूज मोशन हो जाएगा। नाउजिया, उल्टी जैसा होना, मिचली जिसे बोलते हैं, वोमिटिंग, उल्टी होना। और गुस बम्प्स ये शब्द है यहाँ पे। तो इसका देखिए मीन यहाँ पे नीचे लिखा है, ए टेम्पोररी कंडीशन इन विच स्मॉल रेज्ड स्वेलिंग अपीयर ऑन द स्किन बिकॉज ऑफ द कोल्ड और फियर और एक्साइटमेंट। ये एक ऐसी टेम्पोररी कंडीशन है, यानी कुछ समय के लिए होती है, जिसमें होता क्या है, सूजन होने लगेगा स्किन पे, कोल्ड और फियर और एक्साइटमेंट की वजह से, ठंडी या फिर डर या फिर एक्साइटमेंट किया मुझे मिल जाएगा, मुझे दौड़ने लगूंगा तेज़ी से, ये वो, तो उसकी वजह से ये गुस बम्प्स बोलते हैं ना, वाओ गुस बम्प्स हो गया, मतलब ये गाना मतलब वाकई अच्छा है, एक्साइटमेंट वगैरह है ना, तो इसकी वजह से सूजन हो सकता है आपको हीरोइन ना लेने की वजह से। तो भैया ये टॉपिक्स आपने ख़त्म किया पूरे 46 मिनट के वीडियो लेक्चर में। ये ढेर सारे टॉपिक्स तो थे, 6-7 पेज का ये वीडियो लेक्चर था, पूरा हमने डिस्कस किया। और आपको इसके वीडियो लेक्चर के नोट्स जो है पूरा यूनिट जैसे ही कंप्लीट होता है मैं अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।